तारीख आपको पता है आज 5 जुलाई 2024 क्लासेस एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से सारे लोग मौजूद रहिए। आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम गांधी एरा या गांधीवादियों के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट कहां तक पहुंचे थे प्लीज एक बार याद लीजिए। बातचीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था एक बार याद लीजिए। हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे थे और आखिरी घटना गांधी एरा में गांधीवादियों में मैंने आपको बताई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के बारे में, क्योंकि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 हुआ था। मैंने आपको बताया कि जब जनरल डायर के द्वारा नरसंहार किया गया जलियांवाला बाग में और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो इसी से नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी सर और नाइटहुड की उपाधियां जो अंग्रेजों से प्राप्त थी उन्हें वापस लौटा दी। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमीशन या एक आयोग का भी गठन किया गया जिसको हंटर आयोग या हंटर कमीशन कहते हैं। और उस हंटर कमीशन के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करके जनरल डायर को निष्कासित करके भारत से वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। आप जानते होंगे जब वो इंग्लैंड वापस गया उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। इसके बाद 1919 में ही अगली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिससे गांधी जी का संबंध रहा, लेकिन 1919 में ही हुआ खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अब खिलाफत आंदोलन क्या था सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ये क्या था, इसका स्वरूप क्या था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ शुरू 1914 से लेकर 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला। आप जानते हैं कि पूरा यूरोप दो गुटों में बट गया। ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे कहा जाता था। लेकिन अगर हम यूरोपियन दो गुटों की बात करें तो ब्रिटेन और टर्की या ब्रिटेन और तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के विरुद्ध थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन करके अंग्रेज भारत में मुसलमानों के हितैषी बने हुए थे, मुसलमानों के शुभचिंतक बने हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, हिंदू और मुसलमानों में राजनीतिक तौर पर फूट डाल चुके थे अंग्रेज। जब 1909 में पार्लियामेंट्री फॉर्मेट के तहत भारतीय मुसलमानों को प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल दिया था। कहने का मतलब भारत में हिंदू और भारत में अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच में जो संबंध थे वो मधुर चल रहे थे, वो अच्छे चल रहे थे। ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। लेकिन उस समय जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय जो तुर्की में ऑटोमन एम्पायर चल रहा था, उस्मानी साम्राज्य चल रहा था, तो तुर्की के ही जो सुल्तान हुआ करते थे, तुर्की के ही जो शासक हुआ करते थे, वो इस्लाम जगत के खलीफा हुआ करते थे। वो इस्लाम जगत के सबसे बड़े धर्मगुरु खलीफा हुआ करते थे। आप जानते हैं इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था और उस समय तुर्की के सुल्तान ही इस्लाम जगत के खलीफा हुआ करते थे, इसलिए उनके साथ धार्मिक आस्थाएं भारत के मुसलमानों की जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो मुसलमानों ने देखा ब्रिटेन और तुर्की तो एक दूसरे के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उधर अंग्रेजों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुई है और हमारी मदद कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो और ब्रिटेन हमें तुर्की के खिलाफ लड़ा दे। भाई तुर्की का सुल्तान तो इस्लाम का खलीफा है, हमारा धर्मगुरु है, उसके साथ तो हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि मुसलमान इस बात को लेकर कॉन्शियस है, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा ये घोषणा की गई, ये झूठी घोषणा की गई कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप हमारी मदद कीजिए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद की। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों ने तुर्की पर आक्रमण करके तुर्की को छिन्न भिन्न कर दिया और तुर्की के जो सुल्तान इस सारे के सारे अधिकार को छीन लिए गए। तुर्की पर अटैक करके मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को छिन्न भिन्न करके आपस में बांट दिया। इस बात से भारतीय मुसलमानों की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची। आप जानते होंगे तुर्की के साथ ब्रिटेन की एक संधि हुई जिसको सेवर्स की संधि कहा जाता है और इसी के तहत तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार को छीन लिया गया। और जब ऐसा हुआ तो इस बात से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों को अब ये बात रियलाइज हो गई कि अंग्रेज किसी के नहीं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। अंग्रेजों को अपना हितैषी समझ रहे थे, लेकिन अंग्रेज किसी के नहीं, इनका काम तो केवल भारत में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। और जब भारतीय मुसलमानों ने देखा कि अंग्रेजों ने वादा करके कि हम तुर्की के खिलाफ तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुर्की पर आक्रमण करके तुर्की को ही छिन्न भिन्न कर दिया, तुर्की के ही सुल्तान के सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए, तो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हुए और इसी के फलस्वरूप 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया। और ध्यान देंगे ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया इसमें दो लीडर्स के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा निभाई गई। इसके बाद 1919 में ही के बाद नवंबर दिल्ली में नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1919 में किया गया दिल्ली में। और ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे थे, पूर्ण रूप से साथ दे रहे थे। अब आप सोचेंगे कि यार गांधी जी को मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ देने की क्या जरूरत थी या मुस्लिम के साथ देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने की योजना बना रहे थे। और गांधी जी चाहते थे कि भारत के हिंदू या मुसलमान सारे के सारे लोग एक सूत्र में बनकर उनका सहयोग करें, उनका साथ दें अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्योंकि अपने आंदोलन में गांधी जी को मुसलमानों का भी साथ चाहिए था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जब मुसलमानों के नेताओं के खिलाफ आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया तो उसमें उनका साथ गांधी जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद जून 1920 में इलाहाबाद में एक हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक हुई। एक हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक या जॉइंट सेशन का आयोजन किया गया। और ध्यान रखेंगे हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन या असहयोग का शस्त्र अपनाने का निर्णय किया। ये डिसाइड हुआ कि हम अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, क्योंकि गांधी जी का कहना था हमारे कॉपरेशन से, हमारे सहयोग से ही अंग्रेज इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा मजबूत हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने उनका साथ दिया है। अगर हम अंग्रेजों का असहयोग करना शुरू करते, उन्हें कॉपरेट करना बंद करते तो 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद 31 अगस्त 1920 को इसी संयुक्त बैठक में 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का आह्वान किया गया। डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया कि 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाएगा। 1920 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो 20 में ही कलकत्ता सेशन या कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ये स्पेशल सेशन था, ये विशेष अधिवेशन था और इसी में लाला लाजपत राय के द्वारा असहयोग को कार्य कर लिया गया। गांधी जी के द्वारा
जो असहयोग की योजना बनाई गई थी, जो असहयोग आंदोलन को शुरू करने की योजना बनाई गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया 1920 में। हालांकि इस आंदोलन का विरोध चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। कांग्रेस के और कई नेता जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफे दिए थे इसकी वजह से। और फाइनली दिसंबर 1920 को जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, स्पेशल सेशन। लेकिन जब दिसंबर 1920 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, ये कहलाता है नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इसी में अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और ध्यान रखेंगे 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया क्योंकि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तुर्की में। और फाइनली 1924 में 1924 में पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबोलिश्ड। और लिखेंगे 1924 में ही खलीफा के पद का अंत कर दिया गया। 1924 में ही तुर्की से खलीफा के पद का अंत कर दिया गया। आप कह सकते हैं पोस्ट ऑफ खलीफा वाज एबोलिश्ड। In 1924 a new government was established in the leadership of Kamal Pasha. And in 1924 खिलाफत मूवमेंट was abolished as well और ended as well. 1924 में खिलाफत आंदोलन भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 22 तक चला। अभी मैंने आपको बताया कि जब 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय के द्वारा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। ध्यान रखेंगे गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, इसकी शुरुआत हुई 1 अगस्त 20 से। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ पार्टी? मैं क्या पूछ रहा हूं? PARTI पार्टी, इसका मतलब क्या है? I have written in 1920 नागपुर सेशंस। सही, पार्टी का लिखा है भाई, पार्टी लिखा है। पार्टी का मतलब होता है पास होना। जब संसद में कोई भी बिल जाता है तो वो बिल संसद में पास होता है, उसी को आप हिंदी में कह सकते हैं संसद का बिल में पारित होना, बिल का संसद में पारित होना, सेम चीज है। ओके बात, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। अभी मैंने आपको बताया गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था। सीधा सीधा भाई गांधी जी ये सत्याग्रह करने के 3 तरीके हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला तरीका था असहयोग करना। गांधी जी ऐसा मानते थे और गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश सरकार इतनी मजबूत और ताकतवर हमारे सहयोग से ही बनी है। खिलाफत आंदोलन समाप्त क्यों हुआ था? बेटे मैंने आपको बताया कि जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार बन गई, नई सरकार का गठन हो गया, तो तुर्की से खलीफा की पोस्ट ही खत्म कर दी गई। 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त हो गया। और सारी लड़ाई किसकी थी? खलीफा के अधिकारों, खलीफा के पद की, क्योंकि धार्मिक आस्था थी मुसलमानों की। अब तो खलीफा का पद ही समाप्त हो गया, तो भारतीय मुसलमान आंदोलन किसके लिए करेंगे? ठीक है, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। और वैसे भी खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो आप कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन एक तरीके से असहयोग आंदोलन में ही क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। उसका पहले असहयोग आंदोलन नहीं हो गया था। गांधी जी का कहना था कि हमारे सहयोग से अंग्रेज मजबूत हुए हैं, अगर हम इनका सहयोग करना बंद कर दें तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, ये 1 साल के भीतर यहाँ से भाग जाएंगे। कहने का मतलब गांधी जी ने कहा कि जितने भी अंग्रेजों की शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबका बहिष्कार कीजिए। वकीलों से कहा कि अगर आप न्यायालयों में वकालत करते हैं तो सब वकालत का बहिष्कार कर दीजिए। गांधी जी ने कहा जितने भी भारतीय ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते हैं सब इस्तीफे दीजिए। कहने का मतलब पूरी तरीके से अंग्रेजों का असहयोग करना शुरू कर दीजिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी को अपनाइए। ये सारी बातें असहयोग आंदोलन का स्वरूप बनी। आंदोलन इन्हीं सब चीजों को लागू करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी रिटर्न्ड हिज टाइटल ऑफ कैसर हिंद। गांधी जी द्वारा अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी गई। लेकिन दिस मूवमेंट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस आंदोलन को, या आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने मुस्लिम से सपोर्ट किया था या नहीं? बिल्कुल किया था भाई, तो नहीं करेंगे। मैंने कहा था खिलाफत आंदोलन तो पहले या खिलाफत आंदोलन का खुद असहयोग आंदोलन नहीं हो गया था। कैसर हिंद का टाइटल कौन प्रदान करता था? ब्रिटिशर्स प्रदान करते थे। ब्रिटिश सरकार देती थी कैसर हिंद की उपाधि, गांधी जी को मिली थी। जब गांधी जी भारत आए थे, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया था। गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जन कहा गया और साथ में कैसर हिंद की उपाधि भी थमा दी गई, लेकिन गांधी जी ने वापस कर दी। गांधी जी के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई।